क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो जिस वंश की शासन स्थापना जो की गई थी फ्रांस में वह वियना कांग्रेस के द्वारा, तो वह कौन सा था? बुर्बो वंश था। कौन सा था? बुर्बो वंश, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का जो संबंध था मेरे दोस्तों वह कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से था? कार्बोनरी। इसके अलावा बात करें तो एक मॉडल पेपर में आपका जो प्रश्न पूछा गया है उस मॉडल पेपर में कार्बोनरी के अलावा दे दिया है यंग यूरोप, यंग इटली। तो वह तीनों हो जाए, काहे कि यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का संस्थापक रहा था कौन? मेजनी। तो वह तीनों संगठन था, तो इनमें से सभी आपका मॉडल पेपर में जो प्रश्न पूछा गया उसका हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था वह ऑस्ट्रिया था। कौन सा था मेरे दोस्तों? ऑस्ट्रिया जो देश था वह था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। 4 नंबर प्रश्न है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी जो था वह पेशे से क्या था? नाविक था। क्या था मेरे दोस्तों? नाविक। जो जहाज़ों पर पानी वाली जहाज़ों पर क्या करते हैं? चलाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? नाविक कहा जाता है। अगला है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण था वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। 6 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो था वह बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ। तो कार्बोनरी संगठन जो था वह 1820 में हुआ था। कब हुआ था? 1820 में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो एड्रियानोपुल की जो संधि थी मेरे दोस्तों वह किन दो देशों के बीच हुई थी। तो वह तुर्की और रूस के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 9 नंबर प्रश्न है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। तो फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कौन सा था मेरे दोस्तों? तो वह सेडोन का युद्ध था। कौन सा था? सेडोन का। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ था वह 1861 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ मेरे दोस्तों क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। क्या होता है? रूस का सम्राट, जो वहाँ का राजा होता था उसको क्या कहा जाता था? रूस का जार कहा जाता था। अगला है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वह कहाँ हुआ था मेरे दोस्तों? तो वह जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। अगला प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग था मेरे दोस्तों वह रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है वार एंड पीस किसकी रचना है। तो वार एंड पीस जो है मेरे दोस्तों वह किसकी रचना है? तो वह कार्ल मार्क्स की रचना है। किसकी है? कार्ल मार्क्स की, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। 15 नंबर प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति जो थी वह नवंबर 1917 में हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 में, जिसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। अगला है लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का गठन जो किया था वह ट्रॉट्स्की था। कौन था? ट्रॉट्स्की, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी मेरे दोस्तों वह कब हुई थी? तो वह 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल क्या है? सही है। और नई आर्थिक नीति कब बना था मेरे दोस्तों? 1921 में। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? 8 मार्च। 20 नंबर प्रश्न है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोरवाट का जो मंदिर है मेरे दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो वह कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे मेरे दोस्तों, वह कौन थे? तो वह हिंद चीन पहुंचने वाले पहले व्यापारी कौन थे? फ्रांसीसी थे। यानी ऑप्शन बी क्या है? सही है। अगला है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जो था वह किसने लिखा था? तो फान बोई चाउ ने लिखा था। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जिनेवा समझौता कब हुआ था? तो जिनेवा समझौता जो था मेरे दोस्तों वह 1954 में हुआ था। यानी इसका ऑप्शन ए सही है। अगला है वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो वियतनाम का जो एकीकरण था वह 1975 में पूरा हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 25 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम में टोकन की फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की जो स्थापना थी वह 1908 में हुई थी। यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है? सही है। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका क्या है? तो सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न है 27 नंबर कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव था मेरे दोस्तों वह 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जो रावी नदी के तट पर क्या था? यह स्थित था। और यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव क्या किया गया था? पारित किया गया था। और यह कहा गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी के दिन हम प्रण लेते हैं कि प्रत्येक 26 जनवरी 1930 से हम क्या करेंगे? अपना पूर्ण स्वराज्य दिवस क्या करेंगे? मनाएंगे। और यही कारण है कि 26 जनवरी के दिन हमारे संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया था। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगेवार ने किया है। किसने किया था? के.बी. हेडगेवार। कब किया था? तो 1925 में। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि थी वह बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। कौन से? बारदोली। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका क्या है? तो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो था मेरे दोस्तों वह 1916 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो चंपारण विद्रोह जो था मेरे दोस्तों 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। और चंपारण विद्रोह 1917 में किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वह 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कौन हुई थी? कब? 28 दिसंबर 1885 को। अध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्तों? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। वह पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। जब 1885 में क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। तो WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र क्या थे? बनर्जी थे। स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने क्या किया था? इसकी स्थापना किया था। ये भी पूछ सकता है मेरे दोस्तों कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। 34 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? अभी हमने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एओ ह्यूम। नेक्स्ट प्रश्न है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1769 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है? सही उत्तर है। 36 नंबर प्रश्न है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार मेरे दोस्तों किसने किया था? तो डेवी ने किया था। किसने किया था? डेवी। अगला है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो कोयला उद्योग का प्रारंभ 1907 ईस्वी में हुआ था। यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है? तो सही उत्तर है। 38 नंबर प्रश्न है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या है? तो सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? AITUC, इंग्लिश में क्या लिख देता है? AITUC, अखिल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 40 नंबर प्रश्न कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो प्रतिपादन था वह कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से मेरे दोस्तों कैसा जमाव संभव हुआ? तो वह संपत्ति का जमाव संभव हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का घनत्व जो होता है वह सबसे अधिक महानगर में होता है। कहाँ होता है? महानगर में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो थी मेरे दोस्तों वह 1860 में लागू हुई थी, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो सबसे पहले भूमिगत जो रेल थी मेरे दोस्तों वह कब? तो प्रश्न है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी? तो सबसे पहले भूमिगत जो रेल थी वह 1863 में बनी थी। कब बनी थी? 1863 में। ये दोस्तों इसमें हमने थोड़ा सा अलग आंसर बता दिया है। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1855 में लागू हुई थी। कब हुई थी? 1855 में। तो इसमें हमने 1860 बताया था, आप सही कर लेंगे 1855। अगला है, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो किसने की थी? एबेनेजर हावर्ड ने की थी। किसने की थी? एबेनेजर हावर्ड ने। अगला है 46 नंबर प्रश्न है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार जो है मेरे दोस्तों वह किसको कहा जाता है? तो रविवार के दिन को, कौन से रविवार के दिन को कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार की घटना 1905 में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्तों? 1905 में। इसमें 1905 कोई नहीं है, तीन में से किसी को नहीं। अगला है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से? पूर्वी क्षेत्र से, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है 48 नंबर प्रश्न कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। नेक्स्ट है, चीन में क्रांति कब हुई थी? तो चीन में क्रांति जो हुई थी 1949 ईस्वी में हुई थी, यानी इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों कि अमेरिका का पता किसने लगाया? तो अमेरिका का पता जो था वह किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। किसने लगाया था? कोलंबस। भारत का पता यानी समुद्री मार्ग का खोज, मुख्य रूप से कहा जाए क्या? समुद्री मार्ग। तो किसने? वास्को डी गामा। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो एक तरह के मजदूर होते थे जिसको अनुबंधित मजदूर कहा जाता था, यानी बांधे हुए मजदूर होते थे। 52 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने किसका? तो यंग इंडिया का क्या किया है? संपादन किया है, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो था मेरे दोस्तों वह किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 54 नंबर प्रश्न है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था मेरे दोस्तों वह कहाँ का दार्शनिक था? तो वह फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है? सही है। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत थी वह चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 56 नंबर है, मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो मुद्रण तकनीक का सबसे पहले जो विकास था वह कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। लास्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों कि आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो आर्थिक मंदी की जो शुरुआत थी मेरे दोस्तों वह कब हुई थी? अगर हम बात करें कि आर्थिक मंदी आया कब था, तो 1929-30 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, यानी इसका बी बिल्कुल क्या है? करेक्ट आंसर है। यानी मेरे दोस्तों हमने
इस 57 प्रश्न में ऐसे प्रश्न देखे हैं जो बार बार आपके परीक्षा में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। प्रश्न पहला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो मेरे दोस्तों अगर बात करें कोयला, तो कोयला जो होता है वह अनवीकरणीय संसाधन होता है। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है कि जिसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी इसको प्राप्त करने में लंबा समय लग जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, इसको हम क्या कर सकते हैं, पवन ऊर्जा हो गया, ये पुनः प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, अनवीकरणीय। दूसरा प्रश्न है मेरे दोस्तों कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है वह पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी पुनः पूर्ति योग्य क्या है, संसाधन है। यानी हमने क्या किया, उपयोग किया, फिर से दोबारा हम क्या कर सकते हैं, तुरंत हमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यह कौन सा संसाधन हो जाएगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। अगला है पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो अभी हमने आपको बताया कि अगर हमने क्या करते हैं कि किसी संसाधन का उपयोग करते हैं और फिर से दोबारा उपयोग करने के लिए एक लंबा समय लग जाता है, उसको नवीकरणीय कहा जाता है। तो यह कौन सा संसाधन हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर है काली मृदा का दूसरा नाम। तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है मेरे दोस्तों वह क्या है, रेगुर मृदा है। क्या है, रेगुर मृदा। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में जवाब देकर कि काली मृदा किस खेती के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, जवाब देंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं 5वां नंबर प्रश्न। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो मरुस्थलीय जो मृदा है मुख्य रूप से वह कहाँ है, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में, जहाँ पर किस नाम से जाना जाता है, तो थार मरुस्थल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। ऐसे मरुस्थल को हम क्या कहते हैं, यह मरुस्थलीय मृदा होता है जो राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सोपानी कृषि जो है मेरे दोस्तों वह उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, उत्तराखंड में, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर मेरे दोस्तों कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह अधिक सिंचाई है। क्या है, अधिक सिंचाई, यानी इसका ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों 8 नंबर कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो कितना प्रतिशत है, तो 96.5% जो भाग है वह महासागरों में क्या है मेरे दोस्तों, निहित है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो अगर ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर क्या है, जल है, जिसके कारण उसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। तो ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो कौन सी है, तो यह सोन नदी घाटी परियोजना है। कौन सी है, सोन नदी घाटी परियोजना है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तारण था। तो कितना था, तो 19.27% था। कितना था, 19.27%, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो अगर बिहार की बात करें तो वह कितना है मेरे दोस्तों, तो वह 7.1% है। कितना है, 7.1%, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो सबसे अगर ज़्यादा विस्तार की बात करें तो वह क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो विस्तार है वह कौन सा है मेरे दोस्तों, तो वह हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। 5वां नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मयूर, यानी मोर जो है वह क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न है
कि इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। तो कौन सा जीव, डॉल्फिन जो है वह केवल भारत में ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला, इनमें कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, यानी जिसमें लोहे की मात्रा मौजूद रहती है, तो वह कौन सा है, मैग्नीज होता है। कौन सा होता है, मैग्नीज। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि बक्साइट जो होता है वह किसका अयस्क होता है, बक्साइट किसका अयस्क होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, जवाब दे करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर, किन में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है, यानी जिसमें धातु की मात्रा मौजूद नहीं होती, यानी अधातु होता है। तो कौन, तो सोना क्या होता है, धातु होता है। क्या होता है, धातु। ग्रेफाइट भी क्या होता है, धातु। टीन भी क्या होता है, धातु होता है। लेकिन अभ्रक जो होता है वह क्या होता है, अधातु होता है। क्या होता है, अधातु। अगला प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, यानी सीमेंट में सबसे अधिक में किस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो उसमें किसकी, तो चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, चूना पत्थर की, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर खनिज तेल सबसे ज़्यादा उसका भंडार है। तो वह कौन सा है, असम है। कौन सा है, असम है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है मेरे दोस्तों, तो वह भी कहाँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो कहाँ किया गया था, तो तारापुर में किया गया था। कहाँ किया गया था, तारापुर में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, यानी अनवीकरणीय हमने बताया था कि जिसका पुनः हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें से कौन सा है, कोयला है। कौन है, कोयला। बाकी यह सब क्या है, तीनों नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों 24 नंबर, कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो कोयला जो होता है वह मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। कौन होता है, 4 प्रकार का। इसको याद रखेंगे, ए भी ली पी। कैसे याद रखेंगे, ए भी ली पी। ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट और पी से क्या, पीट। तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, एंथ्रासाइट। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट। और सबसे खराब कोयला कौन सा है, तो पीट। तो सबसे खराब कोयला कौन हो जाएगा, पीट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि भारत में सबसे अधिक कौन सी कोयले के प्रकार पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, जवाब देंगे कि इन चारों में से सबसे अधिक भारत में कौन पाया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है। किस नदी पर, सतलज, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी उड़ीसा में सबसे अधिक कौन सा खनिज मिलता है। तो लौह अयस्क मिलता है। क्या मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। अगला है 27 नंबर प्रश्न, कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, यानी उजला सोना मेरे दोस्तों किस फसल को कहा जाता है। तो वह कौन सा फसल होता है मेरे दोस्तों, तो वह हो जाएगा जूट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस फसल को सुनहरा रेशा कहते हैं। तो कौन सा फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है मेरे दोस्तों, तो वह कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कपास को। एक मिनट मेरे दोस्तों, इसमें दोनों में हमने अलग अलग आंसर बता दिए। उजला सोना जो होता है वह किसको कहा जाता है, कपास को। लेकिन किस फसल को सुनहरा रहता, तो वह जूट को। अगला प्रश्न है 29 नंबर, कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी में, तो जलोढ़ मिट्टी में होती है। कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, यानी जो नदियों के द्वारा बहा करके मिट्टी लाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगला है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है। तो चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है वह कौन सा है मेरे दोस्तों, तो वह दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, संसार में के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान। तो सबसे पहला कौन हो जाएगा मेरे दोस्तों, चीन। दूसरा जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। इन सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह पंजाब है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।
33 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी सबसे अधिक मात्रा में जूट किस राज्य में उगाया जाता है? तो वह कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? कौन सा है? खरीफ फसल। तो खरीफ फसल की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो वह कौन सा है? चावल है। कौन सा है? चावल। गेहूँ जो है वह क्या है? रबी फसल है। गेहूँ क्या है? रबी फसल। चावल जो है वह क्या है? खरीफ फसल। अगला है 35 नंबर, कि निम्नांकित में कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? यानी भारत के पश्चिम तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो चेन्नई जो है वह तमिलनाडु पूरब में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, यह भी कहाँ है? पूरब में है। पारादीप बंदरगाह, यह भी कहाँ है? पूरब में है। कांडला बंदरगाह जो है वह कहाँ है? तो वह गुजरात में स्थित है, यानी वह पश्चिम तट पर स्थित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? यानी कौन कृषि पर निर्भर नहीं रहता है? तो सूती वस्त्र की बात करें तो यह कृषि पर निर्भर रहता है। चीनी भी बात करें तो यह भी कृषि पर। जूट वस्त्र जो रहता है यह भी कृषि पर। लेकिन सीमेंट उद्योग जो रहता है वह कृषि पर आधारित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो हुगली जो है वह किस औद्योगिक प्रदेश का? तो वह कोलकाता हावड़ा प्रदेश का औद्योगिक क्या है? केंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग जो है क्या होता है? उपभोक्ता उद्योग होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? सही है। अगला है, निम्नांकित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? यानी चूना पत्थर को कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में? तो वह सीमेंट उद्योग होता है। कौन सा उद्योग होता है? सीमेंट उद्योग जो रहता है वह चूना पत्थर को क्या करता है? उपयोग करता है। चीनी में कौन सा कच्चा माल प्रयोग करते हैं? इसका जवाब आप लोग देंगे। अगला है 40 नंबर प्रश्न, कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी? 16 है। कितनी है? 16। अगला है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो सबसे ज़्यादा पक्की सड़क कहाँ है? तो वह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? जवाब देंगे कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है 44 नंबर, कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? तो लगभग 80% जनसंख्या जो है वह क्रिया है कृषि कार्य में लगी हुई है। अगला है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था। तो कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ मेरे दोस्तों कब हुआ था? तो 1955 में हुआ था। यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल क्या है? सही है। 46 नंबर प्रश्न है, कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो सबसे अधिक नहर से सिंचाई रोहतास जिले में होती है। कहाँ होती है? रोहतास में। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 47 नंबर है, कांवर झील स्थित है। तो कांवर झील जो है मेरे दोस्तों वह कहाँ है? तो वह बेगूसराय जिला में है। कहाँ है? बेगूसराय जिला में। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है यह एक चिड़ियाघर है जो पटना में स्थित है। कहाँ है? पटना में। अगला है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं? सीमेंट उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर प्रश्न है, कि भारत की पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो वह 1860 में स्थापित की गई थी। यानी इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आपका अगला प्रश्न है 51 नंबर, कि तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में। तो तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान अगर देखें तो क्या हुआ है इसमें? तो यह बढ़ा है। क्या है? बढ़ा है। यानी ऑप्शन नंबर बी है। चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चीनी उद्योग का कच्चा माल क्या है? गन्ना है। क्या है? गन्ना। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है,
सिगरेट का कारखाना कहाँ है? तो सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या है? सही है। 54 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्तों कि खाद्य कारखाना कहाँ स्थित है? तो खाद्य कारखाना जो है बरौनी में स्थित है। कहाँ स्थित है? बरौनी में। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो रज्जू मार्ग जो होता है वह क्या होता है? पहाड़ों पर चढ़ने के लिए यह मार्ग विकसित किया जाता है, जिसमें एक डब्बे जैसी संरचना रहती है और तार के माध्यम से क्या किया जाता है, उसमें उस डब्बे को जोड़ दिया जाता है। फिर उसमें लोग बैठ करके एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर क्या करते हैं? जाते हैं, यानी पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। तो वह राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी। तो 2001 में बिहार की जनसंख्या 8 करोड़ से क्या थी? अधिक थी। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर कि सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? यानी सबसे ज़्यादा आबादी बिहार में किस जिले में है? तो वह पटना में है। सबसे क्षेत्रफल के अनुसार भी सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है वह पश्चिम चंपारण है। कौन है? पश्चिम चंपारण। अब सबसे अधिक आबादी वाला पटना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे जवाब कि सबसे कम आबादी वाला जिला बिहार में कौन है। अगला है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर, तो सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। कौन सा है? पटना। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर कि अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से दिखाया जाता है। तो नीले रंग से किसको दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? जल को। हरे रंग से किसको दिखाया जाता है? तो मैदान को। किसको दिखाया जाता है? मैदान को। भूरे रंग से किसको? पठार को। और गाढ़ा भूरा अगर रहता है तो वह क्या रहता है? पर्वत रहता है। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से, तो अभी बताए किस रंग से? तो हरे रंग से दिखाते हैं। किस रंग से? हरे रंग से। लास्ट प्रश्न है 61 नंबर कि मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो सफ़ेद रंग जो होता है मेरे दोस्तों वह हिम आच्छादित शिखर को दर्शाता है। यानी जहाँ पर पूरा बर्फ जमा रहता है उसको सफ़ेद रंग से मानचित्रों में क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। यह प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? यानी इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रंग भेद का विरोध नहीं किया है? तो किंग मार्टिन लूथर ने क्या किया है? भेद किया है, यानी रंग भेद का विरोध उन्होंने किया था। महात्मा गांधी ने भी किया था। ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस ये दोनों भी किए थे। लेकिन जेड गुड्डी जो है इन्होंने नहीं किया था। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मेरे दोस्तों एक और चीज़ आप ध्यान दें कि जितने भी प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूँ उससे पहले, मेरे जवाब देने से पहले आप सभी भी जवाब देने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको यह एहसास हो सके या पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न देखते हैं कि भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में की गई है? तो किस संस्था में है मेरे दोस्तों? तो पंचायती राज व्यवस्था में औरतों के लिए क्या है? आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? यानी धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ कह रहा है? तो धर्म से रहित, यानी धर्म जिसमें नहीं रहता है, धर्म को महत्व नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यानी संघ राज्य की विशेषता इसमें से कौन है? कौन नहीं है? लिखित संविधान विशेषता होती है, शक्तियों का विभाजन भी विशेषता होती है, सर्वोच्च न्यायिक पालिका भी होती है, लेकिन एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। यानी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दोहरे स्तर पर या 3 स्तर पर सरकार का क्या किया जाता है? गठन किया जाता है संघ राज्य में। काहे कि केंद्र रहता है, देश रहता है, उसके बाद से क्या रहता है? राज्य। केंद्र स्तर पर भी सरकार होती है, राज्य स्तर पर भी क्या होती है? सरकार होती है। यानी एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होती है। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो इसमें से संघ सरकार का जो उदाहरण है वह कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई है? यानी सत्ता में भागीदारी की सबसे जो बेहतर प्रणाली है, सबसे बेहतर शासन व्यवस्था जो है वह किस देश की है? तो वह भारत देश की है। क्या है? भारत देश की। अगर देखेंगे मेरे दोस्तों तो यह केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, पंचायत स्तर पर भी सरकारों का, उसके अलावा शक्तियों का भी भारत में क्या किया गया? 3 स्तर पर बांटा गया है, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और एक दोनों मिलाकर जिसको समवर्ती सूची कहा जाता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्ता में भागीदारी का जो सबसे बेहतर प्रणाली जो है वह भारत में क्या है, मौजूद है। 7 नंबर प्रश्न है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वह क्या होती है, बहुदलीय होती है। यानी कई दल जो रहते हैं वह आपस में चुनाव लड़ते हैं और फिर उसमें से जो विजय होता है वही सरकार का क्या करता है, गठन करता है। अगला प्रश्न है लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या। तो लोकसभा में सीटों की संख्या जो है वह कितनी है, 543 है निर्वाचन हेतु। कितनी है, 543। इसके अलावा अगर बात करें मेरे दोस्तों तो राज्यसभा में सीटों की संख्या जो है वह 250 है। कितनी है, 250। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो हमारे देश में शक्तियों का बंटवारा 3 स्तर पर किया गया है। 3 सूची में, केंद्र सूची जिसको संघ सूची कहा जाता है, दूसरा राज्य सूची और तीसरा जो होता है समवर्ती सूची। केंद्र सूची में उस विषय को रखा गया है जिस पर केंद्र क्या करता है, कानून बनाता है, और राज्य सूची में उस विषय को रखा गया है जिस पर राज्य सरकारें मुख्य रूप से क्या करती है, कानून बनाती है। उसके अलावा तीसरा जो है समवर्ती सूची, उसमें केंद्र और राज्य दोनों को रखा गया है और इसमें क्या करता है कि वैसे विषय जो केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं उस विषय को केंद्र और राज्य इन दोनों के अंतर्गत रखा गया है, जो किसके अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। तो यह 1970 के दशक से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। जब इंदिरा गांधी की क्या थी, सरकार थी, तब से क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व था बिहार में वह किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। तो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता थे वह कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत थे। कौन थे, महेंद्र सिंह टिकैत। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया था। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो था वह किस प्रांत में, तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था, आंध्र प्रदेश में। एक जवाब आप लोग देंगे कि चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह भारत के किस राज्य से क्या की गई थी, उसकी शुरुआत की गई थी, और ये भी बताएंगे कि उसके जो प्रमुख नेता थे वह कौन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत अगर बात करें तो वह राजस्थान से हुई थी। कहाँ से, राजस्थान। राजस्थान के किस जिले से, तो नागौर जिले से क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और ये इसका संबंधी कानून जो था वह कब बना था, तो 2005 में बना था। कब बना था, 2005 में सूचना के अधिकार संबंधी कानून क्या किया गया था, बनाया गया था। यानी हर व्यक्ति को सरकार क्या काम कर रही है वह सूचना क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो श्रीलंका जो था वह 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। कब हुआ था, 1948 में। भारत 1947 में। और उसके एक साल बाद कौन आज़ाद हुआ था, श्रीलंका आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राजनीतिक दलों की नींव जो थी वह सर्वप्रथम किस देश में मेरे दोस्तों पड़ी थी, तो वह ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ पड़ी थी, ब्रिटेन में। अगला है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो लोकतंत्र का प्राण जो है वह किसको माना जाता है, तो राजनीतिक दल को माना जाता है। काहे कि यही क्या करते हैं, राजनीतिक दल ही मिल करके करते हैं, सरकार का गठन करते हैं, और यह जनता और सरकार के बीच क्या करते हैं, कड़ी का कार्य करते हैं। इसलिए इनको लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। यानी बहुदलीय व्यवस्था किस देश में नहीं है, तो वह बांग्लादेश में नहीं है। किस देश में नहीं है, बांग्लादेश में। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। अगला है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। अब गठबंधन की सरकार किसको कहते हैं, तो जिसमें कई दल मिलकर के आपस में क्या करते हैं, बहुमत हासिल करके सरकार का निर्माण करते हैं या गठन करते हैं, उसको गठबंधन की सरकार कहा जाता है। और ऐसा कब हो सकता है, जब बहुत दल हो, यानी बहुदलीय व्यवस्था हो, यानी एक से अधिक दल जो रहे तभी जा करके गठबंधन की सरकार बना करके वह क्या कर सकते हैं, गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है।
तो राजनीतिक स्थायित्व के लिए क्या इसमें से आवश्यक नहीं है? तो सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता और चिन्ह जो रहता है, अब देखिए राजनीतिक दल को मान्यता राष्ट्रीय दल के रूप में कौन देता है? तो यह दिया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। और उसी के द्वारा उसका चुनाव चिन्ह भी दिया जाता है कि इस पार्टी का, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल किस दल को, कैसे दल को राष्ट्रीय दल कहा जाता है? तो जिसने क्या किया हो कि लोकसभा में क्या किया हो, कम से कम 6 सीटें क्या किया हो, हासिल किया हो, 6% सीटें हासिल किया हो, और कम से कम 4 जगहों पर क्या किया हो, लोकसभा सीटें क्या की हो, प्राप्त की हो, वैसे दल को राष्ट्रीय दल कहा जाता है। अब बात करें कि कुल वोटों का 6%, यह ध्यान रखेंगे। इसमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है यह पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय जनता दल जो है वह राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी भी क्या है, राष्ट्रीय दल है। भारतीय जनता पार्टी जो है वह भी राष्ट्रीय दल, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो है वह राष्ट्रीय दल नहीं है, वह राष्ट्रीय दल नहीं है। बाकी यह तीनों जो है वह राष्ट्रीय दल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय दल की संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है वह अभी वर्तमान में अगर बिहार सरकार में देखें तो वह नीतीश कुमार जो चुनाव चिन्ह जिस पार्टी से लड़ते हैं उनकी पार्टी का नाम क्या है, जनता दल यूनाइटेड। और इसका गठन कब हुआ था? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो क्या होती है, मजबूत होती है। क्या होती है, मजबूत। नेक्स्ट है कि 26 नंबर निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? तो यह जब क्वेश्चन लिखा गया है या आपकी किताब के अनुसार उस समय जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा क्या था, प्राप्त था, लेकिन अभी वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है तो इसको विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। अगला प्रश्न है क्या कि यह राज्य रहा ही नहीं। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो बिहार में पंचायती राज जो संस्था है वह 3 स्तरीय है। क्या है, 3 स्तरीय। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो सीटों की आरक्षित है वह कितना है, तो 50% है। कितना है, 50%। 29 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो वह कहाँ पर है, तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं 30 नंबर प्रश्न कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो 15वीं लोकसभा का चुनाव देखें तो वह 2009 में। कब हुआ था, 2009 में। ठीक 5 साल और जोड़ देंगे तो 9 5 14, 16वीं लोकसभा। 14 5 क्या हो जाएगा, 19 में 17वीं लोकसभा और 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो 15वीं लोकसभा से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 10% थी। कितनी थी, 10%। यानी अगर बात करें तो 5 से 43 का 10% निकालेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 54 सीटें जो थी वह महिलाओं की थी। अगला प्रश्न है लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है। किनका है, यह कथन जो है अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जो होता है वह जनता का, जनता के द्वारा ही और जनता के लिए ही शासन व्यवस्था होती है। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं उनकी नियुक्ति जो होता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की भी जो नियुक्ति रहती है वह कौन करता है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यह पहला प्रश्न है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों अर्थशास्त्र के जो मुख्य क्षेत्र होते हैं उनको 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। पहला जो होता है वह क्या होता है, जिसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है,
पहला। दूसरा जो होता है वह क्या होता है, औद्योगिक क्षेत्र। तीसरा जो होता है वह क्या होता है, सेवा क्षेत्र होता है। तो कितने क्षेत्र में बांटे गए हैं, 3 क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न आपसे कर दिया कि औद्योगिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो यह द्वितीयक क्षेत्र होता है। कौन सा, द्वितीयक। और सेवा क्षेत्र जो होता है वह तृतीयक क्षेत्र होता है। कौन सा होता है, तृतीयक क्षेत्र। आप याद, सीधा सीधा आप याद रखेंगे, कृषि, औद्योगिक, सेवा, फिर पहला, दूसरा, तीसरा। पहला प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र। ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें मेरे दोस्तों, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। एक क्या होता है, एक पूंजीवादी होता है। क्या होता है, पूंजीवादी। एक होता है, दूसरा जो होता है वह समाजवादी होता है। क्या होता है, समाजवादी। और तीसरा जो होता है मेरे दोस्तों, वह आपका मिश्रित होता है। क्या होता है, मिश्रित। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जहाँ की अर्थव्यवस्था पर पूर्ण रूप से पूंजीपतियों का अधिकार, यानी पूंजीपतियों के इशारे पर, पूंजीपतियों का अधिकार क्षेत्र पर चलता हो, वैसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इसका उदाहरण जो मिल जाएगा वह यूएसए मिल जाएगा। अमेरिका इसका क्या है, जीता जागता उदाहरण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का। क्या है कि वहाँ की पूरी इकोनॉमी जो होती है वह पूंजीवाद पर ही चलती है, यानी जो वहाँ के उद्योगपति है उन्हीं के ऊपर क्या है, निर्भर है। समाजवादी का मतलब होता है जिसमें पूरी तरह से जो अर्थव्यवस्था हो वह सरकार पर क्या हो, निर्भर हो। किस पर निर्भर हो, सरकार पर। वैसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, समाजवादी कहते हैं। और मिश्रित का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, तो जिसमें दोनों को मिलाकर के पूंजीवादी और समाजवादी दोनों हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी का जीता जागता उदाहरण रूस मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, रूस। और मिश्रित का कौन मिल जाएगा मेरे दोस्तों, भारत मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, मिश्रित के लिए आपको भारत मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा, भारत। तो इसके देखते हैं सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, भारत में। अमेरिका में कौन है, पूंजीवादी। कौन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। और रूस में क्या है मेरे दोस्तों, तो समाजवादी है। क्या है, समाजवादी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार, मुख्य रूप से 3, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो योजना आयोग का जो गठन था मेरे दोस्तों वह 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था, 15 मार्च 1950 को। फिर इसको भंग करके इस योजना आयोग की जगह नीति आयोग लाया गया। कब लाया गया, नीति आयोग। और यह नीति आयोग मेरे दोस्तों कब लाया गया, तो यह 2015 में लाया गया। कब लाया गया, 2015 में। इस योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं, पीएम होते हैं। कौन होते हैं, पीएम। प्रधानमंत्री जो होते हैं योजना आयोग के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इनमें से पिछड़ा राज्य जो है मेरे दोस्तों किसको कहा जाता है, तो बिहार को कहते हैं। किसको कहते हैं, बिहार जो है वह भारत का क्या है, पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा का मतलब होता है मुख्य रूप से जहाँ की प्रति व्यक्ति आय क्या हो, कम हो, जहाँ की यदि गरीबी दर क्या हो, काफ़ी अधिक हो, यानी गरीबी बहुत ज़्यादा हो, प्रति व्यक्ति आय क्या हो, बहुत कम हो, ऐसे राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। यानी सबसे ज़्यादा विनिमय का मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ में लेन देन का सबसे अच्छा साधन कौन सा है, तो वह क्या है, मुद्रा है। क्या है मेरे दोस्तों, मुद्रा। पैसे के माध्यम से हम आसानी से क्या कर लेते हैं, आदान प्रदान वस्तुओं का कर लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष भारत में जो है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है वह वित्तीय वर्ष इसको कहा जाता है। कब से कब तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है।
अब किस राज्य का प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति आय अगर मेरे दोस्तों अगर किसी देश का अगर निकालना हो या किसी राज्य का क्या करना हो, निकालना हो, तो क्या करते हैं कि वहाँ के कुल, उस राज्य की कुल आय में वहाँ की कुल जनसंख्या से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो कुल आय प्राप्ति जो है वह और वहाँ की कुल जनसंख्या, इससे अगर भाग देते हैं तो जो आपका आता है वही क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। तो भारत में किस राज्य का, तो सबसे अधिक जो है वह गोवा का है। कहाँ का है, गोवा राज्य का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है। और सबसे अगला 8 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। बिहार में कुल जिले में दोस्तों कितने हैं, 38 है। कितने हैं, 38। और कुल भारत में राज्य कितने हैं, 28 हैं। कितने राज्य हैं, 28। बिहार में जिले कितने हैं, 38 है। कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, सर्वाधिक है। तो कौन सा जिला है, तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो है वह पटना जिला है। कौन सा है, पटना। इसके अलावा आपसे यह भी अगर प्रश्न करें कि बिहार का सबसे जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला, तो कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पटना। अगला है 9 नंबर पर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। यानी कौन सा ऐसा राज्य है भारत में जहाँ से सबसे अधिक टैक्स की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसीलिए वैसे राज्यों को क्या बना दिया गया है, वित्तीय राजधानी, या उस शहर को वित्तीय शहर बना दिया गया है। तो वित्तीय राजधानी के रूप में महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई, उसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वित्तीय राजधानी। और भारत की राजधानी है वह कहाँ है, नई दिल्ली है। कहाँ है, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। यानी व्यावसायिक बैंक जो पहले थे वह किसी न किसी निजी व्यक्ति के क्या था, अधीन था, लेकिन उसको राष्ट्र के अधीन कब कर दिया गया, तो उसको 1980 में किया गया। कब किया गया था, 1980 में। तो यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन बीमारू राज्य नहीं है। यानी मुख्य रूप से पिछड़े हुए राज्य ही जो रहते हैं वह क्या होते हैं, बीमारू। तो बिहार बीमारू राज्य में आता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य में आता है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य में आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है मेरे दोस्तों वह बीमारू राज्य में नहीं आता है। इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। यानी इनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कोयला से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, पेट्रोलियम से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत से भी हमें ऊर्जा क्या होती है, प्राप्त होती है। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, सही उत्तर हो जाएंगे, ताकि इन सभी से हमें ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसलिए सभी ऊर्जा के क्या है, स्रोत है। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग जो होते हैं वह 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। अगला प्रश्न है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा थी मेरे दोस्तों वह कब हुई थी। तो अगर इसकी बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का मतलब क्या होता है, तो उपभोक्ता जो वस्तुओं की क्या करते हैं, खरीदते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। तो कोई क्या करे कि कोई सामान हम खरीदते हैं तो कोई कम बेच ना दे। इन चीज़ों को संरक्षित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था जो 1986 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1986 में। यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। यानी उपभोक्ताओं को जो अधिकार दिया गया वह कब मनाया जाता है। तो यह 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना क्या है, आवश्यक है। यानी सोने के जो आभूषण होते हैं उसकी शुद्धता जांच करने के लिए उस पर किसका चिन्ह होना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि यह सोना जो है वह पूरी तरह से क्या है, शुद्ध है।
तो वह कौन सा होता है? तो उसको हॉलमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉलमार्क कहा जाता है। जिसे आपने देखा होगा कि आप सोने अगर किसी दुकान से आप खरीदेंगे तो आप पूछते हैं कि कितने हॉलमार्क, 750, 950, ये सारी चीज़ें का हॉलमार्क लिखी गई रहती है कि 22 कैरेट सोना के, 24 कैरेट, 18 कैरेट, इसके हॉलमार्क क्या है। तो उस पर मार्का दर्शाया गया रहता है कि उस धातु या उस आभूषण में कितने सोने क्या हुआ है, शुद्ध रूप में मिले हुए हैं, वह क्या करता है? बताता है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? अगर आपने कोई वस्तु क्या किया है, खरीदा है, या किसी प्रकार का पैकेट क्या कुछ खरीदा है और आपको लगता है कि हमने जितनी वस्तु खरीदी है उतना हमें मिला नहीं है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। इस शिकायत के लिए मेरे दोस्तों कितना रुपया लगता है? तो इसकी बात करें तो वह 50 रुपया लगता है। कितना लगता है? 50 रुपया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसके लिए? सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर प्रश्न है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। कब के अनुसार? तो 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए हमने क्या बताया कि भारत की कुल आय यानी देश की कुल आय लिख लेंगे। क्या? देश की कुल आय और देश की कुल जनसंख्या से अगर भाग दे देते हैं तो उससे क्या निकल जाता है? औसत प्रति व्यक्ति क्या होता है? आय निकल जाता है। तो यह कितना है मेरे दोस्तों? तो 25,000 कितना था? 494 रुपया। कितना था? 25,494। अभी की समय बात करें तो 1 लाख लगभग प्लस हो चुका है। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय जो है लगभग 1 लाख रुपये से अधिक हो चुका है। अगला है 19 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो और राज करो की नीति अपनाएं। यानी किसने कहा था कि फूट डालो और क्या करो? राज करो। यानी लोगों की एकता की क्या कर दो? तोड़ दो। अगर तोड़ देंगे तो आसानी से उन व्यक्ति पर क्या करते हैं? हम शासन कर सकते हैं। यह किसका था? यह कथन जो था वह अंग्रेजों का था। अंग्रेज कहते थे कि अगर हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर शासन करना है तो बेहतर होगा कि यहाँ के लोगों को आपस में लड़ा करके उनके अंदर फूट डाल दो, अलग कर दो, फिर आसानी से इनके ऊपर क्या कर सकते हैं? शासन कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये लोग एक हो जाएंगे, भारत के लोग अगर एक हो जाएंगे तो फिर इन पे शासन करना क्या होता है? मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर कि अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्तों? तो 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का। अब अंग्रेज जब हमारे यहाँ शासन करते थे तो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो दोहन तो किया ही, यानी यहाँ से संसाधनों को अपने यहाँ लेकर के गए। पोषण किया? पोषण नहीं किए। शोषण किया? बिल्कुल किया। यानी यहाँ के संसाधनों पर लूटपाट की, यहाँ से धन लूट करके सब ले गए, लोगों पर अत्याचार किया, यानी क्या किए? सब शोषण किए। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त ए और सी दोनों आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना थी वह 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। शायद 1 सितंबर 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में मेरे दोस्तों सहकारिता आंदोलन अगर देखें तो वह 1904 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1904 में क्या किया गया था? इसके सहकारिता आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब? 1904 में। नेक्स्ट प्रश्न है मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के राष्ट्र की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो हमने आपको समझाया था कि मिश्रित का मतलब होता है जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था क्या रहे? मिश्रित रहे, मिला हुआ रहे, उसको क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थ। तो यह प्रश्न है मेरे दोस्तों कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। तो हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार? 3। पूंजीवादी जिसमें पूंजीपतियों की शासन चलते हों, समाजवादी जो पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण हो उस देश पर,
और मिश्रित का मतलब जिसमें दोनों रहता हो, यानी पूंजीपति भी रहते हो और क्या सरकार का भी सहयोग हो, ऐसी अर्थव्यवस्था मिश्रित कहलाती है। तो मिश्रित कहाँ है मेरे दोस्तों? तो भारत में है। कहाँ है? भारत में। अमेरिका में क्या है? पूंजीवादी है। कैसा है? पूंजीवादी है। चीन में क्या है मेरे दोस्तों? तो यहाँ भी समाजवादी है। क्या है यहाँ? समाजवादी। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। और ये अभी हमने बताया था, अभी कुछ समय पहले हमने बताया कि इसको बाद में भंग करके नीति आयोग बना दिया गया था। क्या बना दिया गया? नीति आयोग। और नीति आयोग का गठन कब किया गया? 2015 में किया गया था। कब किया गया था? 2015 में। तो योजना आयोग के में दोस्तों अध्यक्ष जो होते हैं वह कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वह योजना आयोग के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। तो योजना आयोग के सदस्यों की जो संख्या होती है मेरे दोस्तों वह कितनी होती है? तो वह 7 होती है। कितनी होती है? 7। ऑप्शन ए आपके लिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे दोस्तों 27 नंबर कि प्लास्टिक मुद्रा है, यानी इनमें से कौन सी ऐसी है जो प्लास्टिक रहता है? तो चेक जो रहता है वह कागज़ रहता है। क्या रहता है मेरे दोस्तों? कागज़। एटीएम जो होता है वह क्या होता है? प्लास्टिक होता है। तो एटीएम कैसा मुद्रा हो जाएगा? तो यह प्लास्टिक मुद्रा हो जाएगा। कैसा मुद्रा हो जाएगा? प्लास्टिक। तो ऑप्शन ए आपके लिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत एक राष्ट्र है, यानी भारत कैसा देश है? तो अगर किसी देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत क्या हो? कम हो, वहाँ पे संसाधन क्या हो? बहुत कम हो, गरीबी का दर काफ़ी क्या हो? उच्च हो, तो ऐसे देश को अविकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकसित कहते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय क्या हो? अधिक हो, गरीबी दर क्या हो? कम हो, हर चीज़ों में क्या हो? बेहतर हो, ऐसे देश को विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित देश। इन दोनों के बीच में जो देश आते हैं वैसे देश को विकासशील कहते हैं। क्या कहते हैं? विकासशील। यानी ना ही वह अविकसित की श्रेणी में रहता है और ना ही विकसित की श्रेणी में, यानी अब वह अविकसित को छोड़ करके धीरे धीरे क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। ऐसे देश को हम क्या कहते हैं? विकासशील देश कहते हैं। तो हमारा भारत जो है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। इसका मतलब वह कैसा देश है? विकासशील देश है। कैसा देश है? विकासशील देश है। 2047 तक, कब तक? 2047 तक यह लक्ष्य बनाया गया है कि हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में क्या हो जाए? पहुंच जाए। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है। यानी किसने कहा था कि गरीबी गरीबी को क्या करती है? जन्म देती है। यानी व्यक्ति गरीब रहता है तो धीरे धीरे वह उसके आने वाली पीढ़ियाँ जो रहती है वह भी क्या रहती है? गरीब ही रहती है। इसलिए हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि अगर हम गरीब हैं तो मरने के समय तक हम ऐसा कार्य करें जिससे हमारी स्थितियाँ क्या हो जाए? बदल जाए, कि हमारी आने वाली पीढ़ी दोबारा गरीब न रहे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। अधिकतर गरीब व्यक्ति जो रहता है वह गरीब ही रह जाता है। इसलिए उन्होंने कहा था गरीबी गरीबी को क्या करती है? जन्म देती है। और यह कथन किसका है? तो रैगनर नर्क्स का है। किसका है? रैगनर नर्क्स ने कहा था कि गरीबी गरीबी को क्या करती है? जन्म देती है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों कुल उत्पादन एवं उत्पादन के में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। तो कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर क्या होता है मेरे दोस्तों? तो उसकी अगर बात करें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है मेरे दोस्तों? तो एक देश के अंदर एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित की गई है उसको क्या कहा जाता है? उसके अंतिम जो मूल्य होता है उसको क्या कहा जाता है? सकल घरेलू उत्पाद। कुल उत्पादन में से क्या करें? जितना उत्पादन में खर्च लगाए और उसको घटा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगला प्रश्न है मेरे दोस्तों
31 नंबर कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, यानी राष्ट्रीय आय किसके बराबर होता है। तो राष्ट्रीय आय की बात करें तो उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग, यह दोनों, यानी जो हम क्या करते हैं, खर्चा करते हैं और जो निवेश करते हैं, उन दोनों के योग के बराबर क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है। क्या होता है, राष्ट्रीय आय। नहीं मान के चलिए कि हमने 100 रुपया क्या किया, कमाया, या ऐसे समझ लीजिए कि 50 रुपया हमने क्या किया, खर्च किया, 50 रुपया हमने इन्वेस्ट कर दिया। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 100 आएगा, और यही 100 रुपया जो होगा वह क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है 32 नंबर, विनिमय के रूप है, यानी किसी वस्तु के आदान प्रदान के कितने रूप होते हैं। इसका सही से जवाब इसमें कौन होगा, अब पता नहीं, आप लोग क्या करेंगे मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, जवाब देंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है। तो देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली के जो प्रकार है वह कितने हैं, 2 प्रकार है। कितने प्रकार है, 2 प्रकार। अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। तो एक संगठित पूंजी बाजार जो है वो भारत में कहाँ है मेरे दोस्तों, तो वह मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में जो है वह एक संगठित वहाँ पे क्या है, पूंजी बाजार है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र में क्या क्या पाई जाती है मेरे दोस्तों, किस प्रकार की बेरोजगारी। तो कह रहा है कि पूर्ण बेरोजगारी नहीं, कुछ समय के लिए हमें क्या रहता है, काम मिल जाता है। बेरोजगारी ये भी बिल्कुल नहीं। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, पाई जाती है। यानी हमें लगता है कि जो खेतों में काम करते हैं या जो खेतों में काम करते हैं उन्हें लगता है कि वे बेरोजगार नहीं हैं, लेकिन मेरे दोस्तों अगर देखें तो ऐसा तो नहीं रहता है कि पूरे साल भर हमें खेतों में काम करने को क्या हो जाता है, मिल जाता है। बल्कि बीच बीच में जब एक फसल कटता है या एक फसल बो देते हैं तो उसके बीच में जो खाली समय रहता है उस समय वह व्यक्ति क्या होता है, बेरोजगार होता है। लेकिन वह समय उसको एहसास नहीं रहता है, इसलिए इसको कहा गया क्या, छिपी हुई बेरोजगारी। अगला प्रश्न है 36 नंबर, जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी, यानी जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो वह 1989 में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 1989 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरेगा बनाई गई है। तो नरेगा किसके लिए बनाई गई है मेरे दोस्तों, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या बनाई गई है, नरेगा बनाई गई है। क्या, नरेगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या बनाई गई है, नरेगा बनाई गई है। अगला प्रश्न है कि नागरिक सेवा के अंतर्गत है, यानी इनमें से कौन सा है जो नागरिक सेवा के अंतर्गत है। तो 38 का अगर सही उत्तर देखें तो कह रहा है कि नागरिक सेवा के अंतर्गत, तो सामाजिक चेतना एवं क्या अन्य, यह नागरिक सेवा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, कृषि क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो हमने बताया कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र, तो अभी द्वितीयक क्षेत्र किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों, उद्योग को, तृतीयक क्षेत्र सेवा को, प्राथमिक क्षेत्र कृषि को। जैसे बैंकिंग जो हो जाएगा किस में आ जाएगा, सेवा में। किस क्षेत्र में आ जाएगा, सेवा में। निर्माण विनिर्माण जो हो जाएगा किस में आ जाएगा, उद्योग में आ जाएगा। खनन मछली पालन यह सब किस में आ जाएगा, तो यह कृषि क्षेत्र में आ जाएगा। अगला है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो सेवा क्षेत्र को मुख्य रूप से अगर मेरे दोस्तों देखें तो 4 भागों में हम बांट सकते हैं। कितने भागों में, 4 भागों में सेवा क्षेत्र को क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर, कि आर्थिक सुधार लागू हुआ।
तो आर्थिक सुधार मेरे दोस्तों कब लागू किया गया था? तो जब हमारे देश में वित्तीय संकट आई थी, उसी समय हमें आर्थिक सुधार लागू करना पड़ा था, और वह समय था 1991। इसी समय हमने क्या किया था, एक नीति क्या की थी, लाई थी कि कैसे आर्थिक क्या किया जा सकता है, सुधार। क्या है कि 1991 के समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लगभग क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। ऐसा कहा जाता है, ऐसा कि लगभग 15 दिन का हमारे देश के अंदर आय बची थी। इतनी ज़्यादा उस समय देश की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तब उस समय एक नई नीति क्या की गई थी, लाई गई थी। जिसमें प्राइवेटाइजेशन किया गया था। क्या किया गया था, प्राइवेटाइजेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया, चीज़ों को प्राइवेट किया गया था। इसके अलावा लिबरलाइजेशन और फिर ग्लोबलाइजेशन, यानी एलपीजी की नीति क्या की गई थी, लाई गई थी। यानी लिबरलाइजेशन का मतलब उदारीकरण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों को क्या किया गया, छूट दिया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ज़्यादातर क्या किया गया कि जो निजी कंपनियां हैं उनको आगे बढ़ाने की बात की गई। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, वैश्वीकरण, ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ जुड़ना। यह 3 प्रकार की नीति भारत में 1991 के समय लाई गई थी, जिसको आर्थिक सुधार कहा जाता है, जो कब आया था, 1991 में आया था। अगला प्रश्न है 43 नंबर, कि उपभोक्ताओं को होना चाहिए। तो उपभोक्ताओं को मेरे दोस्तों कैसा होना चाहिए? तो उपभोक्ताओं को अगर बात करें तो अधिकार का ज्ञान होना चाहिए कि प्रत्येक उपभोक्ता यानी जो वस्तु खरीदते हैं उनको क्या क्या अधिकार है। जैसे कहें कि हमारे जो वस्तु खरीदते हैं अगर वह, तो उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता का अधिकार यह होता है कि कहीं से अगर वह सामान खरीदता है तो उस वस्तु की क्वालिटी पूछ सकता है, उसमें कितनी मात्रा, अगर पैकेट है तो उसके अंदर कितनी मात्रा मौजूद है वह पूछ सकता है, किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है वह पूछ सकता है। यह सारी चीज़ें पूछने का उस व्यक्ति को क्या है, अधिकार रहता है। इसलिए क्या होना चाहिए, उसे अधिकार का ज्ञान होना चाहिए। 44 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? यानी इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो व्यापार संबंधी नियम को क्या करती है, निर्धारित करती है? तो इसमें से कौन है मेरे दोस्तों? तो अगर यूएनओ की बात करें, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो यह झगड़ा से संबंधित जो चीज़ें रहती है उसको क्या करता है, निपटाने का कार्य करता है। आईएमएफ, यह भी क्या करता है, आईएमएफ जो रहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह क्या करता है कि यह देशों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या जिन्हें लोन की आवश्यकता पड़ती है उन्हें लोन देने का यह क्या करता है, कार्य करता है। विश्व बैंक भी क्या करता है, लोन देने का कार्य तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ व्यापार संबंधी नियम भी क्या करता है या निर्धारित करता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, कि सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए। अब सामान खरीदते समय हमें क्या क्या प्राप्त करना चाहिए? तो अगर हम किसी दुकान से सामान खरीदते हैं तो उसका रसीद हमें लेना चाहिए कि वह व्यक्ति क्या करे कि कितने का सामान दे रहा है, कितना रुपया किस चीज़ का जोड़ रहा है, वह एक रसीद हमें क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। उसके अलावा वारंटी कार्ड भी होना चाहिए कि कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं उसकी वारंटी कितने दिन है, तो वह कार्ड भी हमें क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। इसके अलावा गारंटी भी कार्ड भी मिलना चाहिए, तो वारंटी और गारंटी दोनों कार्ड मिलना चाहिए। वारंटी में क्या करता है, वह बना करके दे देता है, और गारंटी में क्या करता है, रिप्लेस करके नया बदल करके क्या करता है, देता है। यानी तीनों होना चाहिए, इसलिए उपयुक्त तीनों आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर, सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। क्या क्या जांचना चाहिए सामान खरीदते समय? तो सामान खरीदते समय
हमें उस वस्तु का स्तर पता होना चाहिए कि वह वस्तु कैसा है, किस स्तर का है, यानी उसकी क्वालिटी कैसी है। इसके अलावा मात्रा या वजन, यानी उस वस्तु की मात्रा कितनी है, वजन कितना है उसका, यह हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें मूल्य भी क्या करना चाहिए, जांचना चाहिए कि उस वस्तु का मूल्य कैसा, कितना है, कितने रुपये में वह मिल रहा है। यह तीनों चीज़ें हमें क्या करना चाहिए, सामान खरीदते समय देखना चाहिए। तो इसमें से उपयुक्त तीनों आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जागो ग्राहक जागो एक नारा है। तो जागो ग्राहक जागो यह किसका नारा है मेरे दोस्तों, क्या उपभोक्ता जागरण का क्या है, नारा है। यानी जो वस्तु खरीदते हैं उनको उपभोक्ता कहा जाता है, तो उन्हीं को कहा गया है जागो ग्राहक जागो। यानी अपने अधिकार को पहचानो कि तुम्हें वस्तु का स्तर पूछना चाहिए, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पूछना चाहिए, मात्रा वजन पूछनी चाहिए, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका गुण कैसा है, वह भी क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए। तो यह इसी आधार पर जागो ग्राहक जागो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है 48 नंबर, कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम मेरे दोस्तों कब पारित एवं लागू हुआ था, तो 1986 में। कब हुआ था, 1986 में। लास्ट प्रश्न है 49 नंबर, कि देश में जिला फोरमों की संख्या है। तो देश में जिला फोरम की जो संख्या है वह 582 है। कितनी है, 582। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा।